आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट गौरतन जी। तो इनसे जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में आखिर ऐसा क्या है कि लोग उससे इतनी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और चाहते हैं कि उससे हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारी किस्मत को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और अच्छा बना दे। तो जानते हैं गौरतन जी से कि क्या ऐसा हो सकता है, न्यूमरोलॉजी क्या ऐसा कर सकती है कि हमारी किस्मत को थोड़ा सा नई दिशा देकर उसे एक नई मंजिल तक पहुंचा सकती है। गौरतन जी, स्वागत है आपका। और न्यूमरोलॉजी, इसका नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन होता है, लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप इंट्रोडक्शन के तौर पर सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नंबर्स के बिना हमारी आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति इस जीवन में जो आया है तो उसकी कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ तो होगी। हम अपने जीवन में कहीं भी जाते हैं, नंबर हमारे चारों तरफ रहते हैं। आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी पे नंबर होता है। मकान लेते हैं, मकान पे नंबर होता है। कोई भी चीज़ लेंगे, ये नंबर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों है? तो ये जो नंबर आप बार बार सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, जो नहीं भी सुनते वो भी हमारे साथ जीवन में जुड़े हुए हैं। तो हर नंबर की, हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी है। इस न्यूमरोलॉजी में हम उस एनर्जी को एनालाइज करते हैं कि आपके आसपास कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं जो ज़्यादा वर्क कर रही हैं, जो कम वर्क कर रही हैं, और कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं जिसको आप बैलेंस आउट करके अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि किसी की अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है या कैसे हो सकता है, या फिर आप उनके जो फ़ोन नंबर्स होते हैं या तो उनके घर का नंबर जो है, इस तरह के जो भी नंबर्स उनसे जुड़े हुए होते हैं उनको देखकर फिर आप उसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये केवल नंबर्स पे ही चलता है। न्यूमरोलॉजी में हम एनर्जीज़ को एनालाइज करते हैं, बट ये एनर्जीज़ ना आपके चारों तरफ होती हैं और हर चीज़ में होती हैं। आप कोई शेप देखते हैं, उसमें भी एनर्जी है। आप कोई कलर देखते हैं, उसमें भी एनर्जी है ना। और जो नंबर्स हैं उसमें तो मैंने बताया, बट इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो आपका नाम है आप बार बार सुनते हो, उसकी भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। तो हर चीज़ में एनर्जी है। इस न्यूमरोलॉजी में हम इन सब चीज़ों को, इसके अलावा न्यूमरोलॉजी की सैकड़ों ऐसी तरीके हैं जिसकी तरह से इसको एनालाइज किया जा सकता है। तो हम जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, जिसको न्यूमरोलॉजी की जितनी जितनी आर्ट्स आती हैं, वो उसके हिसाब से करता है और एनालाइज करके फिर बताता है कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और किसकी कम ज़रूरत है। और आपका जैसे नाम है वैदिक आर्ट न्यूमरोलॉजी, तो वैदिक आर्ट इसका क्या कंसर्न है न्यूमरोलॉजी के साथ में? किस तरह से कनेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें आपस में? देखिए, जो बेसिक नाम है वो है इसका वन मार्ग, और वन मार्ग का जो एब्रिविएशन है वो है वैदिक आर्ट्स न्यूमरोलॉजी वन का। अब ये वैदिक आर्ट्स में हमारे पास ना आज की डेट में अकल्ट साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, कुछ टैरो करते हैं, कुछ लोग एस्ट्रो वास्तु करते हैं, कुछ लोग केवल वास्तु करते हैं। लेकिन जब हमने सोचा कि इसको समराइज़ किस तरीके से किया जाए, 2-3 शब्दों में तो समराइज़ नहीं हो सकता। तो वैदिक आर्ट्स ऐसा है, वैदिक हमारे भारत से संबंध रखता है और आर्ट्स कला है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत की सभ्यता सबसे प्राचीन है, इससे प्राचीन कोई सभ्यता नहीं है। तो ऐसा मानना पूरी एक कल्पना होगी कि कोई भी जो आर्ट है जो कहीं से भी आई है, उसका ओरिजिन भारत में या भारत से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं नहीं रहा हो। तो ये वैदिक आर्ट्स इन सारी कलाओं को अपने में समावेश कर लेता है और ये फिर आपको एक नाम देता है वैदिक आर्ट्स न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इसलिए क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी सबसे पहले सीखी थी मेरे गुरु डॉक्टर रोहित गडकरी से। तो न्यूमरोलॉजी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा करीब है मेरे, क्योंकि मेरी शुरुआत न्यूमरोलॉजी से हुई थी। बट न्यूमरोलॉजी मेरे लिए अंत नहीं था, न्यूमरोलॉजी मेरे लिए शुरुआत थी। तो वैदिक आर्ट्स इसलिए क्योंकि मैं बाकी सब चीज़ों में आगे चलता चला गया। तो एनर्जीज का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे चारों तरफ रहता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ परिवार में एक जो इंसान है उसकी जो एनर्जी है वो क्या सबको इफेक्ट करती है? और हम अगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसको अगर बेटर करना चाहें तो क्या सबके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है परिवार में? जी, देखिए, जो एनर्जीज़ हैं वो कभी भी इंडिविजुअली काम नहीं करती। कुछ एनर्जीज़ एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होती हैं, कुछ एक दूसरे के साथ एनिमीज़ होती हैं। तो जब हम न्यूमरोलॉजी में एनालाइज करते हैं तो एक तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअली कोई भी व्यक्ति किस तरह की एनर्जीज़ के साथ चल रहा है या किस तरह की एनर्जीज़ के साथ आया है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी लाइफ में एडिशन होते जाते हैं,
कभी उसकी लाइफ में जैसे शादी होती है तो आप देख रहे हो कि शादी के बाद अक्सर लाइफ चेंज होती है। तो वो लाइफ चेंज कैसे होती है? क्योंकि आप उस एनर्जीज़ को एक्सचेंज करते हो एक दूसरे के साथ। कुछ एनर्जीज़ जो आपके पास होती हैं आप अपने पार्टनर को देते हो, कुछ एनर्जीज जो आपके पार्टनर के पास होती है वो आप उनसे लेते हो। सिमिलरली जब आपके परिवार में कोई बच्चा आता है, आप दोनों की एनर्जीज उन सबसे उससे जुड़ जाती हैं, तो वो भी अपनी कुछ एनर्जीज लेके आता है। तो इसीलिए ये कलेक्टिवली काम करती हैं। जो एनर्जीज ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं वो डोमिनेट करती हैं, जो एनर्जीज कंपैरेटिवली थोड़ी सी वीकर होती हैं वो वीक पड़ जाती है, बट सारी अपने वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। हमें सिर्फ ये समझना होता है कि हमें रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो किन एनर्जीज के हिसाब से मिल रहे हैं। क्या हम एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं? क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं हम उन्हें? या क्या हम उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं, या उनसे शरण में जाके उनसे क्षमा मांग सकते हैं? तो उसी तरीके से हम एनालाइज करके देखते हैं जो हमें रिजल्ट्स परिवार में मिल रहे हैं, और जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उसको लोगों को गाइड करते हैं कि आप इधर से अपने जो जीवन के इस हिस्से को थोड़ा सा ये मॉडिफाई करके इन एनर्जीज को ले सकते हैं। जैसे कि किसी को इमोशंस की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे इमोशंस की कमी है, तो उन इमोशन एनर्जी को हम उसमें पुट करते हैं, है ना। परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं है तो वहाँ पे उस तरह की एनर्जीज हो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज जो है उनको नंबर्स, प्लैनेट्स, कलर्स और इन सब के रूप से एनालाइज वगैरह करके और देन फिर हम लोगों को गाइडेंस देते हैं कि आप इस तरीके से चलिए, आगे बढ़िए, तो आपकी लाइफ बेहतर होगी और जो आपने अपने लिए गोल सेट किए हुए हैं आप उन्हें वो ले पाएंगे। तो आखिरी सवाल कि जैसे न्यूमरोलॉजी में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, लोग चाहते हैं कि वो अपनी रीडिंग करवाएं या किसी से जाके मिले, लेकिन एक डर सा भी रहता है। तो इस डर की जो वजह है वो ये रहती है कि क्योंकि कई बार ऐसे भी लोगों से हम मिलते हैं जो इतने ज़्यादा लर्नड नहीं होते, वो सिर्फ एक भ्रम फैलाकर अंधविश्वास को फैलाने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए और सही जगह पहुंचने के लिए क्या चीज़ मायने रखती है, कैसे अप्रोच करना चाहिए अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो? क्योंकि अंदर अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी रेमेडी ले लें या कुछ भी बात सुन लें तो वो आपको असर उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट होना जरूरी है, आपका विश्वास होना जरूरी है। अगर आपको कहीं पे विश्वास नहीं है तो वहाँ पे आपका ना जाना ही बेहतर है, बजाय इसके कि आप जाएं और कुछ ऐसे, चूँकि आप डरते हुए जा रहे हैं और कोई भी शब्द जो आप नहीं सुनना चाह रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति बैठा है वो अक्सर ऐसा होता है कि वो आपको देख के बात नहीं करता, वो उन नंबर्स को या उन कलर्स को या आपके नाम के लेटर्स को उनको देख के बात कर रहा था, उसको जो वो दिखाई देता है, और इसमें कई बार अटैचमेंट नहीं होता। अब अपवाद तो देखिए हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। जो गलत लोग होंगे कुछ होते होंगे, मैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहता और ना मैं उस तरफ जाऊंगा। आप सिर्फ ये करिए, आप सही व्यक्ति को चूज़ कीजिए, आपको पता चल जाएगा बात करते हुए कि आपको वो सही गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारी साइंस है, एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा या वो नहीं कर पा रहा तो या तो ये हो सकता है कि उसका ज्ञान कम है, या ये हो सकता है कि वो गलत बोल रहा है। तो दोनों ही चीज़ों में आपका सम्मानपूर्वक वहाँ से हट जाना बेहतर है और किसी ऐसे व्यक्ति को फिर आप ढूंढने का प्रयास करें। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी के लिए गलत बोलना सही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस कारण से। कई बार ये भी हो सकता है क्योंकि ये डिवाइन एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान उस व्यक्ति के द्वारा ना हो, किसी दूसरे के द्वारा हो। सो अपना मन प्रसन्न रखे जाए, चित्त निर्मल रखे जाए और समाधान तो मिलेगा। लेकिन हाँ, जो गलत है अगर आप पहचान जाते हैं तो उनसे दूर रहें, बजाय उसमें ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करने के। और एक छोटी सी मेरी क्यूरियोसिटी है कि हम नंबर्स की जब बात करते हैं तो सबसे लकी नंबर कौन सा होता है? लकी नंबर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कुछ नंबर आपस में दोस्त होते हैं, जैसे कहा जाता है 1 नंबर और 8 नंबर आपस में दोस्त नहीं है। उसका कारण ये है कि 1 नंबर को सूर्य का और 8 नंबर को शनि का मानते हैं, और शनि सूर्य आपस में एक दो नहीं है। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो नंबर लकी होगा वो अलग डिपेंड करेगा। लेकिन सामान्यतः ये कहना कि ये नंबर सबके लिए लकी है, सबके लिए अनलकी है, ये एक गलत धारणा है। चलिए, तो जाना हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में, और इतना ये बेस्ड है साइंस पर। इसे सिर्फ विश्वास, अंधविश्वास के तौर पे ना देखें, इसे साइंस के तौर पर देखें। और जब भी आप रीडिंग करवाने के लिए क्यूरियस हैं तो एक विश्वास, एक वाइब्रेशंस ऐसी लेके जाएं कि पॉजिटिव एनर्जी
फ्लो हो और आपके लिए और आपके परिवार के लिए कुछ अच्छा आप वहाँ से लेकर आए। धन्यवाद।